सबसे पहले मैं बात प्रारंभ करूं जून के सर्किट हाउस में आप सब पत्रकार बंधु, समाज सेवी और राजनेता सब पधारे हैं एक हमारे छोटे से आह्वान पे। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और ख़ास तौर पे मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद। हमारे साथ में माननीय विधायक पितराम काला जी हैं, हमारे कांग्रेस के नेता भी कह दीजिए, समाज के भी बहुत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हमारे यशवर्धन जी शेखाव साहब हैं, और आप जितने भी प्रबुद्धजन राजधानी ब्राह्मण समाज से, क्या नाम उनका, कैलाश जी व्यास हैं, कायम खानी समाज से भी हैं, करण साहब राजमान हैं, ये हमारे रंजीत चुकेला जी हैं, और सभी मतलब समाजों के लोग इसमें बैठे हैं। EWS का पूरा नाम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हिंदी में इसको आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, और थोड़ा और सरल कर दे तो सामान्य जाति के गरीब लोगों का ये समूह जो है, सामान्य जाति का गरीब लोगों का समूह, जिसका नाम भी शॉर्ट में EWS। थोड़ा और आगे जाते हैं तो SC, ST, OBC के अलावा जो बची जातियां हैं वो सब अनारक्षित वर्ग, अनरिजर्व जो कास्ट हैं, वो सब इस ग्रुप में है। जैसा आप सब जानते हैं कि रिजर्वेशन का अपना एक महत्व है कि कमजोर व्यक्ति को आरक्षण देके समाज के मुख्य धारा में लाना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, जो उन्होंने संविधान के थ्रू हमारे SC, ST भाइयों को दिया। आपने देखा उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति, हम बराबर में सब लोग बैठ के आज बराबरी की बात करते हैं। उसमें रिजर्वेशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन का और का तो है ही, लेकिन उसका भी है। आगे चल के आपको जानकारी है कि मंडल आयोग के माध्यम से मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी देश में, और उस मंडल आयोग ने जो अध्ययन किया, रिपोर्ट दी, उसके वजह से पिछड़ी जातियां जिसको OBC कहते हैं उनका रिजर्वेशन आया, और OBC के रिजर्वेशन के बाद हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं उन्होंने समाज में तरक्की की, बड़ी तरक्कियां हुई, हम देख रहे हैं आज सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनकी आर्थिक समृद्धि सब तरह से हुई। अब जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जाति सामान्य में है, व्यास जी ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर व्यास जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो उसको कैसे मुख्य धारा में लाया, या कोई जाति से वैश्य है लेकिन वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि वो ठेला लगा रहा है, भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। ऐसे ही जाति से राजपूत है, उसको मुख्य धारा में वो पिछड़ गया, नरेगा में जा रही है कोई राजपूत महिला है राजपूत, लेकिन वो आर्थिक स्थिति में, तो उसको मुख्य धारा में कैसे लाए। तो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, सिंधी, इवन पंजाबी, इवन जो मुसलमान भाई हैं हमारे, जो वो भी EWS में है, सामान्य जाति में है, जैसे शेख है, सैयद हैं, मुगल है, पठान है, ये नहीं, कायम खाने को स्टेट में OBC में है, स्टेट में OBC में, लेकिन सेंटर में है, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मैं आपको सामान्य जाति का समूह जो अभी वर्तमान में राज्य में है, स्टेट में, उनकी बात बता रहा हूँ। तो अभी सामान्य जाति में मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, ऐसे सरदार जो मतलब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, हर धर्म में सामान्य जाति है, OBC है, SC, ST। तो वो सामान्य जाति का सब धर्म भी आगे इसमें, जातियाँ भी आगे इसमें, उनके लिए रिजर्वेशन की बात 30-40 साल से लगातार पार्लियामेंट में, असेंबलियों में उठती रही है, और तमाम राजनीतिक लोग, समाज विज्ञानी लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, समाज के लोगों ने अपनी अपनी तरह से आवाज़ें उठाई, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसा अभी यशवर्धन सिंह जी ने कहा कि सबसे पहले PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जो आज EWS बोल रहे हैं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग, उस वक्त था इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, यानी आर्थिक बैकवर्ड, आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड हो गया वो क्लास को
कैसे दिया जाए उसकी बात चली। आगे चल के राजीव गांधी जी ने भी, जब मंडल की बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, राजीव गांधी जी मंडल की पार्लियामेंट की बहस के दौरान उन्होंने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिजर्व करने की बात कही। चलते चलते वाजपेयी जी के टाइम में भी आपको ध्यान हो तो सामाजिक न्याय मंच के पहले बड़े आंदोलन हुए। हालांकि उसमें एक राजपूत वर्ग का एक बड़ा समूह ओबीसी की बात भी करते थे। फिर उस हलचल से वाजपेयी जी की सरकार में भी हलचल हुई, एक फार्मूला बना। राजनाथ सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे, राजनाथ फार्मूला, और वो राजनाथ फार्मूला में ये तय भी हुआ कि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बातें हुई, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अब सबसे पहले राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 98 से 2003 के कार्यकाल। तो 99-2000 में सबसे पहले उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने 14% आर्थिक पिछड़ा वर्ग, उस वक्त इकोनॉमिकली बैकवर्ड ईबीसी, 14% आरक्षण देने की बात कही। न केवल बात कही, विधानसभा में कही, विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट के माध्यम से भी। मेरी जानकारी के मुताबिक, और मैं जो बात कर रहा हूँ आपको कि वो काफ़ी मैंने रिसर्च करने की बात कर रहा हूँ, फिर भी कोई बात अगर आप भी अपनी बात को चेक कर लें, मेरी बात को क्रॉस चेक कर लें। अभी तो चूंकि एआई का ज़माना है, तो मैं कोई भी बात बोलूँगा उसको बहुत आसानी से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है आपके मीडिया का और एआई का, आप सारा लेके मेरी बातों को जरूर जांचें कि धर्मेंद्र राठौड़ की बात करने आए हैं वो बात सही है क्या। तो मैं जो कह रहा हूँ कि 14% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को देने की बात अशोक गहलोत जी ने भी कही। 2005 में सबसे पहले एक कमेटी बनी आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए। उस कमेटी का नाम आयोग का नाम था रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हा आयोग। रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हा आयोग बना 2005 में। 5 साल उस आयोग ने पूरा अध्ययन करके, सर्वे करके, और उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2010 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। जैसा आपको पता है कि यूपीए की गवर्नमेंट बहुत पार्टियों से मिलकर बनी थी, यूपीए एक गठबंधन की सरकार थी। और एक जानकारी आपको और दे दूं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का संविधान में व्यवस्था नहीं थी। संविधान में संशोधन के बिना यह संभव नहीं था। तो अब आती बात की जब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, अब संविधान संशोधन कैसे हो जब मेजोरिटी हो। और उस वक्त की सरकारों की स्थितियां आपको जानकारी है कि यूपीए में बहुत सी पार्टियां मिलके अलायंस की सरकारें थी। 2014 में परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो भी 5 साल तक इसको लिंगर ऑन करते रहे। और 2019 जनवरी में 15 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके, संविधान में 103वां संविधान संशोधन करके 10% आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। हम सब ने वेलकम किया, वेलकम करने वाली बात भी थी, अच्छा फैसला था। लेकिन जब वो आरक्षण दिया और आरक्षण देके और जितना वेलकम किया हमने, तो फाइनली जब ड्राफ्ट बाहर आया और उस ड्राफ्ट की हमने स्टडी की, और मेरे जैसे यशवर्धन सिंह जी जैसे एमएलए साहब जैसे बहुत से बुद्धिजीवियों ने उसकी स्टडी की। स्टडी करने पे पाया कि उन्होंने रिजर्वेशन 10% दिया, लेकिन उन्होंने 5 ऐसे कड़े राइडर लगा दिए, ऐसी जटिल 5 शर्तें लगा दी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी इन्होंने रखी। कि नंबर 1 शर्त लगाई कि 8 लाख इनकम से कम होगा वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार होगा। बिल्कुल सही भी है, उसको हमने माना भी। और जो मेजर जनरल SR सिन्हा की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने भी रिपोर्ट में ये कहा था, जो रिपोर्ट मौजूद है, आप चेक करिए अपने सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे, आप AI से चेक करिए। उनकी रिकमेंडेशन थी कि इनकम को केवल, रिकमेंडेशन क्या थी, आय को आधार मान के ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया जाए। अब आय के आधार के अलावा उन्होंने शर्तें क्या जोड़ दी मोदी जी की सरकार ने, 8 लाख की इनकम आय के आधार पर हम एग्री करते हैं। नंबर 2 शर्त देखिए, 5 एकड़ भूमि से कम होनी चाहिए, उसी को लाभ मिलेगा। अब आप ये देखिए, पूरे देश में यूनिवर्सल ये नियम है 5 एकड़ का,
राजस्थान की 5 एकड़ भूमि में सालाना आय कितनी हो सकती है, ये आप जानते हैं, अपन राजस्थान के रहने वाले हैं। और राजस्थान की जोत बहुत बड़ी है, यहाँ जमीनें काफ़ी हैं, जैसलमेर में, बाड़मेर में, चूरू में, लेकिन उनमें पैदावार कितनी होती है ये भी अपन जानते हैं। जैसा मैंने कहा, नागालैंड में जमीनें जोत छोटी है, आसाम में जोत छोटी है, बम्बई में बहुत कम जमीन होगी, गुड़गांव में जमीन बहुत कम होगी। तो 5 एकड़ जमीन की शर्त तो लगाई। अब आप 5 एकड़ की शर्त लगाई, दूसरी तरफ 5 एकड़ की भूमि में इनकम कितनी होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए आप, वो कहती है 5 एकड़ में सालाना 2 लाख की इनकम होगी, नीति आयोग भारत सरकार का। दूसरी एक कमेटी है जो कृषि भूमि की आय को मापती है, उसका नाम है डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी। वो भी कहती है कि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा 5 एकड़ भूमि में पैदावार नहीं होती। तो जब 2.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, तो फिर 8 लाख की आपने शर्त लगा दी नंबर 1, तो फिर 5 एकड़ जमीन की शर्त लगाने की जरूरत कहाँ है। इसका मतलब ये शर्त न्याय संगत भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, और अफसरों के चक्कर लगाने के अलावा और कुछ नहीं। शर्त नंबर 3, गांव में रहने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी अगर वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग का है, अगर उसके पास 200 गज का प्लॉट है, वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं है। अब आप बताइए साहब, 200 वर्ग गज का बकरी चराने वाला जो चरागाह है, भैंस रखने वाला, गाय रखने वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उसके घर पे भी अगर रिक्शा चला रहे तो रिक्शा रखने के लिए भी उसको जगह घर चाहिए। तो 200 वर्ग गज का गांव में प्लॉट की शर्त लगाना क्या ये न्याय संगत है। अब 200 वर्ग गज का ये शर्त लगा कि ये शो करता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है और ये आरक्षण देने जैसा मनसूबा को नहीं दर्शाता है। इसका हमने विरोध किया। शर्त नंबर 4, शहरी सीमा में कोई परिवार रह रहा है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या विकास प्राधिकरण में कोई आदमी रह रहा है, यूआईटी में 100 गज से कम होगा तो लाभ का हकदार होगा, 100 गज होगा उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब आप समझ बताओ, अगर मंडावा नगर पालिका है या छोटी जो आपकी उदयपुर वाटी है या आपकी चिड़ावा है, पिलानी है, उसमें जमीन की रेट अलग होगी। झुंझुनू हेडक्वार्टर पे जमीन की रेट 100 गज की अलग होगी, गुड़गांव में अलग होगी, बम्बई में अलग होगी। पूरे देश में 100 गज का आपने एक रूपता कर दी, ये बात सही है क्या। तो ये भी शर्त एक तरह से न्याय संगत नहीं। और शर्त नंबर 5 और सुनो आप, शर्त नंबर 5 लगा दी, 1000 फीट की छत, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट या उसका घर होगा पक्का निर्माण, 1000 फीट कम होगा तो मिलेगा, 1000 फीट का होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, खोदा पहाड़ और निकली चुनी। ये भी कह सकते हो, एक हाथ से आरक्षण देने की वाहवाही लूटी गई और दूसरे हाथ से उस आरक्षण को वापस ले लिया। जब ये हुआ, सारे समाज विद्यालयों ने अध्ययन किया, हमने भी किया, और ब्राह्मण समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग और बहुत समाजों के लोग हमारे पास भी आए। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। इन सब बातों के ज्ञापन जब हमारे पास आए, जिनमें छात्र प्रोत्साहन फाउंडेशन के यशवर्धन जी भी उस वक्त मौजूद थे। और आपको याद दिला दूँ, उस वक्त 2 बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में। एक बाई इलेक्शन था मंडावा का, जहाँ से रीता चौधरी जी लड़ रही थी। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस में आए थे, इन्होंने वहाँ चुनाव में बागडोर सभा रखी थी मंडावा की। खीवसर पे थे, खीवसर में मैं बैठा था, आपको ध्यान हो तो हनुमान बेनीवाल जी एमपी बन गए थे उस वक्त, और बाई इलेक्शन हुआ था। तो ये ज्ञापन, ये सब बातें आई, हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। जैसा आप जानते हैं कि एक संवेदना भरा मुख्यमंत्री, जो हर वर्ग को, उन्होंने जो इसका, हमने कहा साहब ये जो 5 शर्तें जो लगाई है, ये शर्तें राजस्थान में आप हटा सकते हो, देश में तो भारत सरकार हटाएगी, लेकिन स्टेट लेवल पे आप तय कर सकते हो। उन्होंने ज्ञापन लिया, उसका उन ज्ञापन को, और यशवर्धन सिंह जी तो उस ज्ञापन देने वालों में उस दिन सीएम साहब के साथ थे। ज्ञापन लिया उन्होंने, ज्ञापन का परीक्षण कराया, और परीक्षण कराते ही और शाम को ये चारों शर्तें, 8 लाख इनकम के अलावा बाकी चारों शर्तें, 5 एकड़ की भूमि की शर्त, 200 वर्ग गज का गांव का प्लॉट की शर्त, 100 गज का शहर का प्लॉट और 1000 स्क्वायर फीट छत, चारों शर्तें अशोक गहलोत जी की सरकार ने हटा दी।
केवल एक 8 लाख के लिए। हम सब ने इस ऐतिहासिक फैसले का माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास जाके सभी वर्गों के लोग और सारे विधानसभा क्षेत्रों से उस वक्त जाके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि आपने बहुत बड़ा फैसला किया। उसका परिणाम ये हुआ साहब कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट के लोग तब केंद्र का जब आया, इतने जो 5 शर्तों के हिसाब से किसी को सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल था। तो एसडीएम तहसीलदार कलेक्टरों के वहाँ चक्कर लगाते थे कलेक्ट्रेट में और सर्टिफिकेट बनता नहीं था। सर्टिफिकेट अगर नहीं बनेगा ईडब्ल्यूएस तो कोई भी सरकारी भर्ती निकलेगी या सरकारी शिक्षण संस्थान में एडमिशन होगा, सर्टिफिकेट होगा नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उस सरलीकरण से अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो सरलीकरण किया, 4 शर्तें हटाई, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आसानी से बनने लगे। आसानी से कैसे कि 8 लाख इनकम का प्रूफ देना था। इनकम टैक्स अगर भरता है सरकारी कर्मचारी है तो उसका वैसे ही पता है सरकार को कि भाई वो 8 लाख की सीमा में है कि नहीं है। जो व्यापारी है इनकम टैक्स भरता है उनका वैसे है, और जो इनकम टैक्स की सीमा से बाहर है व्यापारी भी नहीं है तो वो एक एफिडेविट देवे, सेल्फ डिक्लेरेशन स्व घोषणा करे इस शपथ पत्र के साथ कि मेरी इनकम 8 लाख से कम है, सर्टिफिकेट बन जाए। आईटीआर भी चलता है, आईटीआर भी चलता है। तो कहने का तात्पर्य कि इन शर्तों के साथ राजस्थान में आज 6 साल हो गए। 20 अक्टूबर 2019 को अशोक गहलोत जी की सरकार ने ये सरलीकरण किया। आज 6 साल होने को आए, 6 साल। हमारी अब एक मांग है, मैं 15-16 जिले में ये यात्रा ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से जो शुद्ध रूप से हमने कोशिश की कि इसमें हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक दल, हम सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करते हैं। उसमें बहुत जगह हमारे बीजेपी के साथी भी आते हैं, बीजेपी के एमएलए भी आते हैं, वो सब पर वो आते ही नहीं है। उन्होंने राइटिंग में हमको लिख के भी दिया, करीब 100 एमएलए राजस्थान के हमने उनके साइन करवाए हैं। जो छात्र प्रसाद फाउंडेशन के हमारे सारे कार्यकर्ता, उसमें यशवर्धन सिंह आपके साथ ही बैठे हैं, 100 विधायकों की साइन है, सांसदों के हस्ताक्षर हैं कि यस ये बात सही है और प्रधानमंत्री जी को केंद्र में ऐसा कैसा राजस्थान का मॉडल लागू करना चाहिए। अब दूसरी बात आपको मैं एक और बताऊं, राजस्थान में ये लागू हो गया, फायदा मिलने लग गया। गुजरात में भी ये लागू है, जहां उनकी सरकार है वहां भी 4 शर्तें हटा दी। आंध्र प्रदेश में जहाँ टीडीपी की गवर्नमेंट है वहां भी शर्तें हटा दी। तो 3 राज्य देश में कर चुके हैं, तो फिर बाकी राज्यों में अलग अलग हो, इससे बेटर है ना कि भारत सरकार एक साथ ही कर दे ताकि पूरे देश में लागू हो जाए। हम राजस्थान के लोग ये मांग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अशोक गहलोत जी सरकार ने जब किया उसका फायदा हमारे जो यहाँ के ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं उनको सरकारी नौकरियों में बड़ा फायदा मिलने लगा। अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अभी रिजल्ट आया लेटेस्ट, वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ सरलीकरण करने से कितने लड़के लड़कियाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अधीनस्थ सेवाओं में उनका सिलेक्शन हुआ है। करीब 142 लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हम चाहते हैं कि अब ऐसे ही अगर सरलीकरण भारत सरकार कर देवे तो भारत सरकार की जो नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नौकरी है, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक की नौकरी है, रेलवेज की है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उन सब में राजस्थान के हमारे जो भाई बहन हैं उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गया। नहीं, राजस्थान के लोग ज़्यादा उनमें बनेंगे, उनमें आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, भारतीय विदेश सेवा में जाएंगे, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को तत्काल इस मॉडल को अडोप्ट करना चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूँ कि राजस्थान मॉडल लागू होना चाहिए, मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ भाई गुजरात मॉडल लागू करो या आंध्र प्रदेश मॉडल, ये भी मैं कह सकता हूँ। मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। इन 4 शर्तों के अलावा हमारी जब सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 2 बड़े काम और किया इन 4 के अलावा। एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है, वैधता सीमा, वैधता, वो 1 साल है पूरे देश में। पूरे देश में 1 साल है, गुजरात में भी 1 साल है, आंध्र में भी 1 साल है। राजस्थान में हमने उस वक्त 3 साल उसकी वैलिडिटी टाइम किया। हालांकि अब मैं दौरा कर रहा हूं तो कई जगह ये शिकायतें आ रही है, ये बात आई है कई जगह, तो अभी मैंने इसकी पुष्टि सरकार से की नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब अब वो वापस यहाँ 1 साल का ही कर दिया। कई लोग ये कह रहे हैं साहब को नवीनीकरण करने के लिए अधिकारी चक्कर लगवाते हैं, तो ये हो सकता है। तो इसका अभी है ना, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तो एक तो ये वैलिडिटी, दूसरा बड़ा फैसला राजस्थान में एक और हुआ, ईडब्ल्यूएस वर्ग के हमारे भाई बहन को
5 वर्ष उम्र की छूट केवल राजस्थान में ही है। वो हमारी सरकार थी अशोक गहलोत जी ने की, गुजरात में भी नहीं है, आंध्र में भी नहीं। तो 2 चीज यहाँ और राज्य से 2 राज्य ज्यादा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान मॉडल जो है, उम्र में छूट, वैधता, जो प्रमाण पत्र की वैधता की जो अवधि है, ये बढ़ाई जाए। तो इसलिए राजस्थान मॉडल कह रहे हैं। और आय की सीमा जो है 8 लाख, 6 साल पहले 8 लाख थी, महंगाई बढ़ी है तो उसकी भी 8 लाख से सीमा उसकी 15 लाख करी है। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री अठावले जी जयपुर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें ईडब्ल्यूएस की जो आय है वो 12 से 15 लाख बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। हम इस बयान का उनका वेलकम करते हैं कि एक अच्छा बयान है। हम जब जागरूकता फैला रहे हैं तो कम से कम उन्होंने ये सरगर्मी की है, ये बयान दिया है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी जो मूल मांग है, ये जो 5 एकड़ भूमि, 200 वर्ग गज का गांव का प्लॉट, 100 वर्ग गज का शहर का प्लॉट, 1000 फीट का ये फ्लैट, ये शर्त पहले हटाए। वो तो अच्छी बात है कि भाई इनकम 8 लाख से बढ़ा के 15 कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात ये कह रहे हैं। दूसरा हमारा कहना है कि जो पंचायत राज और लोकल बॉडी जो हैं, उनमें भी राजनीतिक आरक्षण 10% उनको देना चाहिए। ये भी हमारी ये मांग केवल राज्य सरकार अपने स्तर पे कर सकती है। राज्य सरकार चाहे, भजनलाल जी की सरकार चाहे तो ये मांग कर सकती है। तो ये हमारी मांग है कि केंद्र की नौकरियों के लिए तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान मॉडल, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस का कि पंचायत राज में और लोकल बॉडी में हो। एक जो बहुत ज़्यादा अंतर है कि महिलाओं पर आप देखिए, अब जो ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उसकी इनकम जोड़ रहे हैं पिता की भी और पति की भी। पिता और पति की दोनों की आय मिला के और वो 8 लाख जो सीमा है, जबकि वो गलत है। दोनों की आय जोड़ते हैं, जबकि एक की आय जोड़नी चाहिए। अगर कवारी है लड़की, शादी नहीं हुई है, तो पिता की आय जोड़नी चाहिए। अगर शादी हो गई है उसकी, तो फिर आप पति की आय जोड़िए। तो ये महिला को सबसे कम फायदा इसलिए मिल रहा है कि जबकि सरकारें बात करती है कि आप विमेन एम्पावर की बात करती है, तो भाई ये तो आप इसको दोस्त करो। मैं कुछ जिलों में जाके आया हूँ जिनमें एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है SC ST OBC के साथ में। कैसे है? अगर हरियाणा की लड़की और वो राजस्थान में आ गई शादी करके, झुंझुनू आ गई, चूरू आ गई, जाना, या पंजाब की लड़की गंगानगर हनुमानगढ़ आ गई। मैं दौरे के दौरान मुझे जानकारी मिली कि अभी चूरू की जो मीटिंग थी उसमें हमारे मनोज मेघवाल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, मनोज नांगली जी भी थे, और वहाँ के लोगों ने बताया साहब हमारे तो एक प्रॉब्लम और है, आपकी जानकारी में भी होगी, नहीं है तो मैं दे दूँ आपको, कि वो महिला बच्ची अगर हरियाणा की है, OBC की है या SC की है, ST की, शादी होके यहाँ आ गई, तो वो SC ST का सर्टिफिकेट जो वहाँ बना हुआ हरियाणा में वो खत्म उसका, वो यहाँ EWS हो गई, है नहीं उसका सामान्य में। अगर वो बनवाना चाहे तो भी नहीं बनेगा सर्टिफिकेट, बनवाना चाहे ना वो। अब आप बताइए ये कितनी बड़ी बात, जब भाई वहाँ लड़की है, शादी होकर यहाँ आ गई, वहाँ SC की थी, यहाँ भी SC भी शादी होकर आ गई, तो सर्टिफिकेट बनना चाहिए ना SC का। अगर वो OBC की है तो OBC में होना चाहिए ना। ये भी एक जो डिसेबिलिटी है जो हम मुख्यमंत्री जी को, और वो तो मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे ये फैसला कर सकते हैं, ये करना चाहिए उनको। आपको बता दूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में TSP का रिजर्वेशन मिला हुआ है। वहाँ पहले ऐसा प्रावधान था कि अगर झुंझुनू की लड़की डूंगरपुर बांसवाड़ा में शादी होकर जाएगी तो उसको TSP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जानकारी हमारी सरकार ने हम गहलोत साहब को बताया कि साहब यहाँ की लड़की अगर शादी को डूंगरपुर में कर ली है, बांसवाड़ा में कर ली है, तो उसको फायदा ही नहीं। हाथ क्या, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट चाहे स्टेट की जो असमानता विसंगति है उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो धक्के खा रहे हैं, ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं, हाई कोर्ट में, मतलब इस SC ST OBC की महिलाएं जो दूसरे राज्यों से यहाँ आती हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, कितने महंगे वकील करते हैं, उसके बाद उनको फायदा मिलता है। ये एक मैंने EWS के बारे में बताया। अब दूसरी मैं एक बात और बता रहा हूँ जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए और सभी लोगों के में होनी चाहिए, कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो राज्य में तो OBC में है, स्टेट में, लेकिन सेंटर में वो सामान्य में, जैसे कायम खानी है। राजस्थान में तो ये OBC में है, राजस्थान की नौकरियों में तो ये सर्टिफिकेट जो इनका OBC का चल जाएगा। लेकिन अगर ये UPSC के एग्जाम देना चाहेंगे या भारत सरकार की किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे
तो कायम खानी को वो EWS में ही हो। जैसे विश्नोई है हमारे भाई, तो विश्नोई राजस्थान में तो ओबीसी में है, राजस्थान में। लेकिन केंद्र की नौकरी में अगर वो सेंटर में 2 सूचियां हैं, आपकी जानकारी बताओ, एक स्टेट की ओबीसी अलग है, सेंट्रल की ओबीसी अलग है, स्टेट की जनरल अलग है और सेंटर की अलग है। ऐसे ही भरतपुर धौलपुर के जाट हमारे भाई हैं, भरतपुर धौलपुर के जाट राजस्थान में तो स्टेट के लिए तो ओबीसी में है वो, लेकिन सेंटर में वो EWS है। तो जानकारी नहीं लोगों की भाई EWS में कौन कौन है। तो हम उन सभी भाई बहनों की जो केंद्र की सूची में, सामान्य सूची में आते हैं, यानी EWS में, उन सबके हितों की बात कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश में 671 जातियां हैं। जो अब राजस्थान में जो पटेल है, पटेल एक कम्युनिटी है, आंजना पटेल, ये स्टेट में ओबीसी में है, लेकिन केंद्र में ये EWS में है। महाराष्ट्र में मराठा हैं, उनके लिए भी ये मांग है। तो कहने का मतलब हम राजस्थान पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए केंद्र की नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़े, इस बाबत भी आंदोलन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, इस बात के लिए भी है। हमारे SC ST OBC के भाई जो दूसरे राज्यों से उनका है और उनका सर्टिफिकेट खत्म होता है, उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। हमारे OBC के भाई जो राज्य में तो OBC में हैं, लेकिन वो सेंटर में, जनरल में, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए हम तमाम राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, हम BJP के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अपना बात उचित मंच पे, उचित तरीके से माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाएँ। और चूँकि ये जो 4 शर्तें हटी हैं, ये 4 शर्तें प्रधानमंत्री जी ही हटा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुख्यमंत्री दे सकते हैं। SC ST OBC की भी संगति ये मुख्यमंत्री जी यानी राजस्थान सरकार दूर कर सकती है। तो जो राजस्थान सरकार से दूर हो सकती हो वो राजस्थान सरकार दूर करे, और जो भारत सरकार से दूर हो सकती है वो भारत सरकार दूर करे। और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जो भी जिन जिन के भी राजनीतिक दलों के विधायक, सांसदों, मंत्रियों से संपर्क है, वो उन पे अपनी सही बात है उनको पुट करें कि भाई आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आप पार्लियामेंट में कहो, असेंबली में कहो, CM साहब से बात करो, PM साहब से बात करो, बात तो करो। अगर बात हमारी गलत हो तो मत करो, जब बात सही है, आप पत्र लिख रहे हो, तो फिर क्यों नहीं ये इसमें ढिलाई किस बात की है। इस बात का आंदोलन मैं पूरे राजस्थान के हर जिले में जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, संगोष्ठी कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, पीपल अवेकनिंग कैंप चला रहा हूँ। किसी को EWS का सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है, उसकी हम मदद करेंगे, उसके लिए हम हेल्पलाइन बना रहे हैं। तो हम ये जन जागरूकता फैला के, और आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि हमारी प्लीज़ ये जो राइट बात है, इस तक आप भी हमें सहयोग करें, ये उम्मीद करते हैं। ये बात कोई भी आदमी आप में से कोई मेरे से इस संबंध में सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।